Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। देखिए, इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम यूएसआई के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। और इस प्रोजेक्ट के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जो प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज है ऑफ स्टेट क्राफ्ट का, स्ट्रैटेजिक थॉट्स का, जिनको हम एंशंट इंडियन टेक्स्ट से ले सकते हैं, लाइक वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं जब हम बात करते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो इन सभी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना और उससे जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, सो दैट हम इंडियन मिलिट्री की जब बात करते हैं तो हम उसमें आत्मनिर्भर भारत की भी यहाँ पर बात कर सकेंगे। चलिए, अगर हम प्रोजेक्ट उद्भव को और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो आप हमेशा याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारी प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज है उसको आइडेंटिफाई करना, स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेटी और ग्रैंड स्ट्रैटेजीज जो इंडिया की रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना। बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन रखा जाएगा वो हमारी इंडिजीनियस मिलिट्री सिस्टम, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, किंगडम्स, जो थियोमेटिक स्टडीज़ हैं लाइक कौटिल्य स्टडी, जैसा मैंने आपको बताया, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक पूरी स्टडी यहाँ पर तैयार की जाएगी। ऑल राइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये यूएसआई के साथ मिलकर यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना ज़रूरी है यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, यूएसआई के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये सबसे पहले एक थिंक टैंक, दैट मीन्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए काम करता है। बेसिकली अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हमें न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, और इनका मुख्य उद्देश्य है जो नॉलेज है, जो आर्ट है, जो साइंस है, लिटरेचर, डिफेंस सर्विसेज का, उसको यहाँ पर तैयार करना। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1870s में इसको एक स्कॉलर कर्नल, लेटर जिनको हम बोल सकते हैं सर चार्ल्स मैकग्रोगर, उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर है ये आपको ओल्ड टाउन हॉल शिमला में देखने मिलेगा, जो कि हिमालयन फुटहिल्स पर देखने के लिए मिल सकता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग लोकेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट आर्मी हेडक्वार्टर्स पर भी सिचुएट कर दिया गया है। मिशन एम की बात करें तो देखिए, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्रिएट करना, एनालिटिक्स और रिसर्च क्रिएट करना इन दी फील्ड ऑफ डिफेंस इनका सबसे मुख्य उद्देश्य है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात कर रहे हैं बटरफ्लाई मेक्स अ रेयर कॉल इन हिमाचल प्रदेश। चलिए, इस इमेज को यहाँ पर देखिए, आपको एक बटरफ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी सुंदर सी। इसका नाम है पेंट ब्रश स्विफ्ट, दैट मीन्स बोरिस फारी। ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एरिया में इसको लोकेट किया गया है। वेस्टर्न हिमालयाज़ में ये रेयर मानी जाती हैं और ऐसे में इनका जो फोटोग्राफ होना अपने आप में बहुत अच्छी खासियत है। चलिए, बात कर लेते हैं अगर हम इनके बारे में, तो पेंट ब्रश स्विफ्ट की अगर आप बात करेंगे, जिनका नेम, साइंटिफिक नेम बोरिस फैरी है, जो कि बटरफ्लाई की हेडिस्पेरिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है डिस्कवरी, लास्ट जो इनको आइडेंटिफाई किया गया था, इनकी लास्ट फोटोग्राफ इंडिया के पास जो है वो 1878 की है, हिमाचल प्रदेश के रीजन से। उसके बाद से आज हम देखेंगे तो इसको आइडेंटिफाई किया गया है। चलिए, अब इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथ इंडियन रीजन में देखने मिल जाएंगी, एंड दे आर रेयर इन उत्तराखंड। थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट का लॉस होना, लार्वेस्ट होस्ट प्लांट्स का यहाँ पर आ जाना, इनके पॉल्यूशन डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण है। अलॉन्ग विद दैट पेस्टिसाइड्स का लगातार इस्तेमाल होते जाना और डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट एक्ट्स का क्लाइमेट चेंजेस का होते जाना इनके लिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का काम करता है। अगर हम इनके यहाँ पर बात करें कि कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो आप याद रखेंगे शेड्यूल 4 और शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर यहाँ पर इन्हें रखा गया है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वाइल्ड भट्टियाट प्रोजेक्ट। चलिए,
वाइल्ड भट्टियाट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसे भट्टियाट फॉरेस्ट रेंज के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि डलहौजी फॉरेस्ट डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन जाती है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इनका मुख्य काम है जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, स्टडी करना। और भट्टियाट जो रीजन है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर बटरफ्लाई की स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दैट मीन्स जो अलग अलग प्रकार का फ्लोरा फौना है उसको रिकॉर्ड करना भी भट्टियाट प्रोजेक्ट का काम है। आप याद रखेंगे, भट्टियाट प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके प्रिजर्वेशन से संबंधित है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, तो इसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है कि क्या इंडिया को डैम सेफ्टी एक्ट की आवश्यकता है। देखिए, इंडिया का डैम सेफ्टी एक्ट जिसको पास किया गया था 2021 में, यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी रिस्क जो कि डैम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है उनके बारे में बात करता है। ये एक्ट यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर आया जब बात की जा रही है बेटर सर्वेलेंस की, मेंटेनेंस की, या डैम से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर होते हैं। आपको पता है बड़े बड़े डैम्स अचानक से फट जाते हैं, फूट जाते हैं, रिजल्ट इनटू मैक्सिमम नंबर जो लोग हैं वो इससे सफ़र करते हैं। इंडिया में आज की डेट में हम बात करें तो 6000 लार्ज डैम, जो कि लगभग 80% आप देखेंगे तो उनमें से 6000 में से 80%, आप समझिए हाफ एंड दी मोर, 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक रिस्क क्रिएट कर देते हैं हमारे डैम मेंटेनेंस को लेकर। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हमें देखने मिले हैं, जिसकी वजह से आपको फ्लडिंग सिचुएशन, अभी रिसेंट का ही केस था सिक्किम में, साउथ लोहनाक लेक यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो गया था, जो अपने आप में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा डिजास्टर एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। इसी के अलावा तीस्ता डैम जो कि चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर भी हमें इससे रिलेटेड इशू देखने मिले थे। इसके बारे में कई बार वार्निंग भी जारी की जा चुकी है, लेकिन कोई खास प्रोविज़न हमें देखने के लिए नहीं मिले। ऐसे में हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। देखिए, डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करें तो इसे 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज़ को बनाने की बात करता है, जो कि डैम सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में काम करेंगी। इनके अंदर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी नेशनल लेवल पर बनाने की बात की जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो चेयरमैन होते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, उनको हेड बनाया जाएगा नेशनल लेवल सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर। जो नेशनल कमेटी है डैम सेफ्टी को लेके, वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काम किया जा रहा है, उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी, क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाए जाएंगे और क्या रेगुलेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर हम स्टेट लेवल पर यहाँ पर बात करें तो स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी यहाँ पर एक स्टेट के लिए तैयार की जाएगी, जो कि स्टेट लेवल पर सारी चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए काम करेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है इमरजेंसी एक्शन प्लान्स को लेकर। स्टेट्स को एक इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार करना होगा, सो दैट जो अथॉरिटीज़ को एक क्विक रिस्पॉन्स लेने में, सपोज़ कभी डैम फेलियर हो जाता है और उससे रिलेटेड कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तो उसके लिए सडन जो डिसीजन लेना होगा वो तैयार करने में मदद करेगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टेट को यहाँ क्लासिफाई करना होगा डैम्स को बेस्ड ऑन देयर हैजार्डस रिस्क। ठीक है, ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि कितने लेवल ऑफ सेफ्टी या मेजरमेंट लेने की आवश्यकता है। एक रेगुलर इंस्पेक्शन यहाँ पर होना ज़रूरी है और फ्लड वार्निंग सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अलॉन्ग विद दैट पीरियोडिक सेफ्टी रिव्यू, रिस्क असेसमेंट जैसे कंपोनेंट्स भी इस एक्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। नाउ व्हाट हैपन अगर कोई भी डैम यहाँ पर फेल हो जाता है, तो देखिए ये डैम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत एक स्टेट को रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इंसिडेंट एक कैटेगरी यहाँ पर तैयार करनी होगी। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके पहले कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था जिसके अंदर एक
सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग डैम फेलियर की यहाँ पर की जा सके। ऐसे में सेंट्रल वाटर कमीशन एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, बट कोई रेगुलर अपडेट्स हमें नहीं देखने मिल रहे थे। हालांकि इस एक्ट में अगर हम बात करें तो इस चीज़ को दूर करने की बात की जा रही है। ना तो क्वेश्चंस कम कि ठीक है सब कुछ इतना बढ़िया है तो हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए, लेजिस्लेशन में एक ब्लाइंड स्पॉट का होना। सिक्किम का जो रिसेंट इंसिडेंट था, इससे हमें एक शॉर्ट कमिंग पता चल गया कि हमारे लेजिस्लेशन में अगर बात की जाए तो शॉर्ट कमिंग है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। डैम सेफ्टी एक्ट यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है रिस्क बेस्ड डिसीजन लेने के लिए। ऐसे में हमें एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलना होगा, नेचुरल डिज़ास्टर को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, डैम रिलेटेड जितने भी डिज़ास्टर हैं उनके पैटर्न को समझना होगा, और क्या रिपीटेशन हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को बनाने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है इसको स्टेक होल्डर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन देख सकें, वो फ्रेमवर्क्स देख सकें, सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस को यहाँ पर देख सकें, सो दैट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, फंक्शनैलिटी है, इसे पब्लिक कर दिया जाए, सो दैट पब्लिक ऑल्सो हैव अ पार्टिसिपेशन और रोल टू से इन टू इट, सो दैट हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें। अगर आगे हम बात करें तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिल रही हैं, तो आपको देखिए जो एक्ट है ये रिक्वायर कर रहा है डैम बिल्डर्स को कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी एवेल्युएशन बनाए, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइज मेथड यहाँ पर नहीं क्रिएट की गई है कि अगर फेलियर हो जाता है या रिपोर्टिंग जो करनी है उसको किस तरीके से किया जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो और डिटेल में जाकर इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं कि डैम सेफ्टी एक्ट क्या है और बाकी इसके प्रोविजंस क्या देखने को मिलते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। देखिए, रशिया ने यहाँ पर इंटेंसिफाइड एक टेंशन क्रिएट कर दी है विद यूनाइटेड स्टेट बाय पासिंग अ बिल जो कि रिवोक करता है इट्स रेटिफिकेशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये जो मूव है ये फॉलो किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द रशियन पार्लियामेंट टू मिरर द यूएस पोजीशन रिगार्डिंग द ट्रीटी। हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या था। चलिए, CTBT की यहाँ पर बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ये ट्रीटी है जिसको लगभग 187 कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया था। हम बात कर सकते हैं अगर इसको इस तरीके से समझना हो तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं उनको यहाँ पर बैन करना, चाहे वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए किए जा रहे हों या पीसफुल पर्पसेस के लिए किए जा रहे हों। CTBT की बात करें तो इसके जो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे हम कोल्ड वॉर के टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स रेस में इंक्लूड हो रहे थे। 1945-96 के बीच अगर आपको याद हो टाइम तो 2000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे ग्लोबल लेवल पर, जहाँ पर यूएस ने लगभग 1000 से ज़्यादा टेस्ट किए थे, वहीं सोवियत यूनियन ने 700 के आसपास कुछ टेस्ट किए थे। ऐसे में लगातार बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए, एनवायरनमेंट और हेल्थ इम्पैक्ट को देखते हुए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पर एफर्ट किया कि जो टेस्टिंग है इनको लिमिट किया जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले LTBT को लेकर आया गया 1963 में, विच इज़ द लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर टेस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, लेकिन अंडरग्राउंड टेस्ट को यहाँ पर अलाउ किया गया था। इसी के बाद हमें TTBT देखने मिली 1974 में, विच इज़ द थ्रेशोल्ड बैन ट्रीटी, जो कि प्रोहिबिट करती है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को भी। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब LTBT को लाया गया तो यहाँ पर अंडरग्राउंड टेस्टिंग को बैन नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हमारे पास थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी आएगी यहाँ पर अंडरग्राउंड टेस्टिंग को भी मना कर दिया गया था।
ओके। अब अगर हम और थोड़े से बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें तो जैसे ही कोल्ड वॉर का एरा ख़त्म होगा और सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ एक पूरे आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए सीटीबीटी को नेगोशिएट करना पड़ा और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा 1994 को लेकर आया गया। 1996 में यूनाइटेड नेशन ने सीटीबीटी को अडॉप्ट कर लिया, जिसके तहत अगर हम बात करें तो कंप्लीट बैन किया गया न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग का, क्लोजिंग द गैप्स लेफ्ट बाय द प्रीवियस ट्रीटीज, जिनके अंदर एलटीबीटी या टीटीबीटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग यहाँ पर 1996 में इसको यहाँ पर साइन किया गया और उसके बाद आप देखेंगे इसको फोर्स में लेकर आया गया, रेटिफाई किया गया 44 स्टेट के द्वारा। और कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर बैन करने की बात की गई। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन माने गए हैं अर्थ पे। बॉम्ब्स हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूजुअली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स या न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब्स बोलते हैं उन तकनीकों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सभी के सामने है। पहली और आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे किया गया न्यूक्लियर अटैक। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी फिजन होगा तो आपको यूजुअली एटॉमिक बॉम्ब्स देखने मिलेंगे और फ्यूजन के तहत हाइड्रोजन बॉम्ब्स देखने मिलेंगे, और नागासाकी और हिरोशिमा पर यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन अटैक यानी एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा अटैक किया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे 1970 का ट्रीटी बोला जाता है, इसे भी साइन किया गया था। चलिए, जब हम यहाँ पर सीटीबीटी की बात कर रहे थे तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने 44 कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया, और उसी के साथ हम देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर एनेक्स 2 टू द ट्रीटी बात की जा रही थी, विच आर स्टेट्स दैट पोजेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स और रिसर्च रिएक्टर एट टाइम ऑफ द अडॉप्शन। और ऐसे में बात की जाएगी नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, जिन्होंने सीटीबीटी को यहाँ पर साइन नहीं किया। चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएस की बात करें, दे हैव साइंड, लेकिन उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया। लेकिन 9 ऑफ द 45 कंट्रीज विच हैव न्यूक्लियर वेपन, वाइल द 35 रिमेनिंग पोजेस न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च रिएक्टर। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जैसा मैंने आपको बताया 1963, और न्यूक्लियर एनपीटी जिसे 1968 में लेकर आया गया, इन सभी को यहाँ पर साइन किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि अगर जब हम न्यूक्लियर एनपीटी की बात करते हैं तो एनपीटी क्या है, एक बार इस पे भी थोड़ी सी नज़र हम डाल देते हैं। एनपीटी की बात करें तो 1970s में लेकर आया गया था। उद्देश्य था जो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन का या उसकी जो टेक्नोलॉजी लगातार फैलती जा रही है उसको बैन करना, और इसके लिए 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना के द्वारा ये कदम उठाया गया। और 1 जनवरी 1967 को आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने मिलकर यहाँ पर एनपीटी को साइन किया। ओके, सिग्निफिकेंस क्या था? बाइंडिंग ट्रीटी है जिसके अंदर डिसआर्मामेंट किया जाएगा। इंडिया और एनपीटी की बात करें तो इंडिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान इसका पार्ट नहीं बनेंगे। दे अपोज इट कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट? आपने जब न्यूक्लियर को अचीव कर लिया है, नाउ यू वांट कि हम इसको कभी यूज़ ना करें। हालांकि इंडिया के ऊपर बहुत सारे बैन लगाए गए, लेकिन इंडिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई हम नो फर्स्ट यूजेज की बात करते हैं एंड नो यूज़ अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्री। ठीक है भाई, ना तो हम पहले इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी ऐसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और उसी को देखते हुए 1970s में आप देखेंगे एनपीटी आ गया। एनपीटी की अगर हम बात करें कि भाई कोई हिस्टोरिक मूव रहा है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा इसके अच्छे डिसीजन हमें देखने के लिए मिले हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी थी, यूनाइटेड स्टेट्स लेकर आया था, और आप देखेंगे इसको साइन किया गया ताकि प्रमोट किया जा सके पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को, राइट?
और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अब अपने पॉइंट पर वापस आना है, विच इज़ दी CTBT। जैसा मैंने आपको बताया, CTBT को बाद में लेकर आया जाएगा 1994 में, और 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको लेकर आ जाएगी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो जाती है जो कि किसी भी तरीके की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, चाहे हम सिविलियन लेवल पर बात करें या मिलिट्री पर्पस, इससे बैन कर देता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं कैनाडाज एक्शन आर इन वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन। क्या हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है? जी नहीं, हम सीधा मुद्दे पर चलेंगे वियना कन्वेंशन के बारे में कि आखिर वियना कन्वेंशन है क्या और क्यों हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसकी बात यहाँ पर की है। चलिए, वियना कन्वेंशन की बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था 14 अप्रैल 1961 को बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़ हेल्ड इन वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया में। इंडिया हालांकि रेटिफाइड किया हुआ है इस कन्वेंशन को। बात करें तो ये लागू हुआ था अप्रैल 24, 1964 से, और एक यूनिवर्सली इसको रेटिफाइड कर दिया गया, विद पलाऊ एंड साउथ सूडान बीइंग द एक्सेप्शन। आप हमेशा याद रखेंगे पलाऊ और साउथ सूडान आपको इसका एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है, हम बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इसका प्राइमरी जो पर्पस था वो था एक फ्रेमवर्क तैयार करना, ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कंट्रीज़ के बीच में है उनका एक कंडक्ट डिसाइड किया जा सके। दैट मीन्स एक तरीके से ये राइट और ऑब्लिगेशन जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनके जो पर्सनल हैं, होस्ट कंट्रीज़ हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक पूरा का पूरा रूल क्रिएट कर देती है। दैट मीन्स आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल, लाइक स्पेशल रूल, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटी, जो कि डिप्लोमेटिक मिशंस को एक्ट लाने के लिए बिना किसी हैरेसमेंट के, बिना किसी कोअर्शन के, लोकल लॉज के साथ इनको इस्टेब्लिश करने के लिए और गवर्नमेंट्स को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। चलिए, इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी समझनी होगी, जो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 36 के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है डिप्लोमेट्स या उनकी फैमिली, इनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द होस्ट कंट्रीज लीगल सिस्टम फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। ये एक्सटेंड करता है क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स के अंदर। दैट मीन्स डिप्लोमेट्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और सूड इन दी होस्ट कंट्रीज कोर्ट। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी के अंदर हमें एक और पॉइंट देखने मिलता है, विच इज़ द इनवायोलेबिलिटी ऑफ द डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस विच अंडर द आर्टिकल 22 टिल 27। दैट मीन्स जो डिप्लोमेटिक प्रोमाइसेस हैं, जैसे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, या इनको इनवायोलेबल माना जाएगा। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी एंटर्ड और सर्च्ड बाय द होस्ट कंट्री। सपोज यहाँ पर किसी भी कंट्री का एक एम्बेसी है, तो भाई इंडिया जाके सडनली उसको सर्च नहीं करेगा। तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस की बात यहाँ पर की जाती है। नॉन इंटरफेरेंस मतलब हम आर्टिकल 41 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो बोलता है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द होस्ट कंट्री। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया में किसी कंट्री का एम्बेसी है और हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, ये कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस की यहाँ पर बात की जा रही है, विच मीन्स जो होस्ट कंट्री होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये एक श्योरिटी प्रोवाइड करेंगी, एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन या स्टाफ को। और लास्टली हमें देखने मिलता है आर्टिकल 45 से लेके आर्टिकल 50, जो कि बात करता है टर्मिनेशन या ओपनिंग या क्लोजिंग। दैट मीन्स ये एक पूरा प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से जो टर्मिनेशन है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का, उन्हें किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से विड्रॉवल हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर बात कर ली जाती है कई बार आर्टिकल 11.1 के बारे में, जो कि डील करता है साइज ऑफ द इंटरनेशनल मिशन विद इन अदर कंट्रीज। चलिए, बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, और हमें समझना होगा तेज साइक्लोन के बारे में, जो कि अरेबियन सी में यहाँ पर अकर हुआ है, और इसके लिए एक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है केरला के आसपास के स्टेट्स के अंदर। चलिए,
हम इस साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर यमन ओमान के कोस्ट को क्रॉस करते हुए 24 अक्टूबर के बाद एक बहुत ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हमें लगभग 115 से लेके 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलेगा। और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी के अंदर लेकर आया जा रहा है, जो कि वेस्टर्न अरेबियन सी में यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है। और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हमें केरल के आसपास के रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। साइक्लोन तेज की अगर हम बात करें तो पहला पोस्ट मानसून साइक्लोन है जो हमें 2023 में देखने के लिए मिल रहा है। अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है, सबसे पहले याद रखिएगा। और इसका जो नाम रखा है भाई, ये रखा है आपके प्यारे भारत ने, ठीक है। दैट मीन्स जो पर्चियाँ डलती हैं उसमें इस बार जो नाम आया है ये इंडिया का है। ओरिजिनेशन की बात करें तो लो प्रेशर एरिया में ओरिजिनेट हुआ है अरेबियन सी के अंदर, और ग्रेजुअली इसका मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, साइक्लोन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, उनका जो मूवमेंट होता है, जो स्पीड होती है, जो इंटेंसिटी होती है, उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज्ड जो स्केल होता है साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल एंड दी ब्यूफोर्ट स्केल। ये दो स्केल्स के नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, और दूसरा आपको देखने मिल जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल। सेफरिन सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल की बात करें तो ये प्राइमरीली यूज़ किया जाता है हरिकेन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि अटलांटिक या नॉर्थ पैसिफिक ओशन बेसिन में जनरेट होते हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए। और ये इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब कैटेगरी 5 4 3 2 1, विंड स्पीड कितनी है, कितना डैमेज ये कर सकते हैं, उसके आधार पर इन्हें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूफोर्ट स्केल के बारे में, तो ब्यूफोर्ट स्केल मेजर करता है विंड स्पीड को ऑन द ओवर सी ऑब्जर्वेबल इफेक्ट एट सी एंड दी लैंड। ये ब्रॉडली यूज़ किया जाता है विंड स्पीड को डिफाइन करने के लिए, कंडीशंस को देखने के लिए। हालांकि इसका कोई डायरेक्टली केवल और केवल साइक्लोन से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए, एक बहुत बेसिक सी चीज़ याद रखेंगे आप। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। अगर सेंटर में साइक्लोन की कंडीशन की बात करें तो सेंटर में लो प्रेशर होता है और सराउंडिंग एरिया में हाई प्रेशर होता है, इसीलिए जो विंड्स का मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। नदर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज होते हैं, और नदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि नाम ही इनका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसीलिए ट्रॉपिक्स के अंदर फॉर्म होते हैं। लार्ज सी सरफेस की आवश्यकता होती है और लगभग 27 डिग्री का एक एवरेज टेम्परेचर या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर होना आवश्यक है। अलॉन्ग विद दैट कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर होनी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे कि इक्वेटर के पास जनरेट नहीं होते हैं। स्मॉल वेरिएशंस होने चाहिए वर्टिकल स्पीड में, और एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, सो दैट आप देखेंगे डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हो सके। चलिए, मूव करते हैं हम एक और चीज़ के बारे में। आपको एक और डिफरेंस समझना होगा। कुछ वर्ड्स आप बार बार पढ़ते हैं, विच इज़ दी टाइफून, ठीक है। आप वर्ड सुनते हैं हरिकेन। सो समझ लीजिए, टाइफून मतलब जो साइक्लोन्स जो हैं जो कि चाइना सी या पैसिफिक ओशन में होते हैं, उन्हें हम टाइफून्स बोलते हैं। हरिकेन्स मतलब वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में और कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में होते हैं। टॉर्नेडोज़ की बात करें तो ग्वेना आइलैंड और वेस्ट अफ्रीकन और सदर्न यूएसए में होते हैं। विलीविलीज बोला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियन ओशन में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है हैव अर्निंग ग्रोन पोस्ट पैंडेमिक्स। एक अच्छा सा आर्टिकल है, चलिए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं ड्यू टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 ने एक स्ट्रेंथनिंग लेबर मार्केट इंडिया में दिखाया है विद डिक्लाइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और यहाँ पर बात की जा रही है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है
स्पेशली अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये बड़ा है और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ है। हालांकि यहाँ पर कंसर्न जताया जा रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, जहाँ पर आप देखेंगे तो जो विमेंस हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड या अनपेड फैमिली वर्क या रेगुलर जो वेज वर्क है उसमें इनका डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्फ्लेशन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टारगेट बताया जा रहा है। अगर हम इस पूरी रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो इन्फ्लेशन का एक बहुत मेजर रोल आपको लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों की अर्निंग के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट इस पूरे आर्टिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है विच इज़ द के शेप्ड रिकवरी। यहाँ पर एक डेटा बताया जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है इंडियन इकोनॉमी की, लेबर मार्केट की, वो के शेप्ड रिकवरी करेगी। हमें सीधा चर्चा करनी है कि आखिर के शेप्ड रिकवरी क्या है। देखिए, इकोनॉमिक सिनेरियो में हम बात करें तो अलग अलग सेगमेंट्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या आउटकम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। के शेप्ड रिकवरी की बात करें तो इकोनॉमी में एक रैपिड इम्प्रूवमेंट ग्रोथ, जबकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये जो टर्म है के शेप, इसको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डाइवर्जिंग पाथ ऑन अ ग्राफ वेयर वन आर्म ऑफ द के गोज अप, आप ऐसे देखेंगे ये ऊपर जा रही है इंडिकेटिंग ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट, एंड द अदर आर्म गोज डाउन जो कि इस तरीके से आ रही है इंडिकेटिंग डिक्लाइन और स्टैग्नेशन। राइट, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कई बार हमें यहाँ पर एक बिजनेस का पीक देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, फिर एक जगह आपको रिसेशन देखने मिलेगा, फिर कुछ जगह पे आपकी इकोनॉमी डाइवर्ट हो जाएगी और इस तरीके से एक के की पोजीशन हमें बनती हुई नज़र आती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। टू कर्व इवेजन ईयू रिपोर्ट्स कॉल फॉर 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स ऑन बिलीनियर। हमें समझना होगा ये वेल्थ टैक्स आखिर होता क्या है और ईयू क्या कर रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने क्या कर रहा है, एक ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 के तहत हाईलाइट किया है कि जो बिलीनियर्स हैं इनके ऊपर 2% का वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। सो क्या हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने वाले नहीं, हम सीधा सीधा समझेंगे कि वेल्थ टैक्स होते क्या हैं। चलिए, वेल्थ टैक्स की बात करें तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ वेरियस असेट ओन बाय एनी इंडिविजुअल, और इन्हीं इसमें इंक्लूड हो जाएंगे कैश, बैंक डिपॉजिट, शेयर, फिक्स्ड एसेट्स, पर्सनल कार, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर वेल्थ टैक्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। हमें बात करनी होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, इंडिया में अगर हम हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वेल्थ टैक्स, या वर्ल्ड में बात करें तो जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, वो आपको इंडियन इनकम टैक्स 1961 में देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट ने कमेटी यहाँ पर बनाई थी जिसका नाम है काल्डोर कमेटी 1955 में, ताकि रैशनलाइज किया जा सके टैक्स सिस्टम को और एक अफर्मेटिव टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए जा सके। और इन्हीं की काल्डोर कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसा पर हमारे पास आया था वेल्थ टैक्स एक्ट, WTA एक्ट, जिसे 1957 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। वेल्थ टैक्स एबॉलिश किया गया 2015 में, उसकी क्योंकि लिमिटेशंस थे, और इसी के बाद आप देखेंगे एक नया वेल्थ टैक्स सिस्टम इंडिया में आपको देखने मिला। वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के अनुसार अगर हम बात करें तो एनी इंडिविजुअल, एनी हाउस होल्ड, फैमिली या कोई भी कंपनी जिनकी आप देखेंगे वेल्थ जो है वो दे हैड टू पे अ वेल्थ टैक्स ऑफ 1% अर्निंग ऑफ ओवर 30 lakhs पर एनम। और यहीं पर इसकी एक्सटेंसिविटी को देखते हुए, लिमिटेशन को देखते हुए लगातार इस पे लिटिगेशन बढ़ते जा रहे थे, और इसके बाद आप देखेंगे इसको ख़त्म कर दिया गया है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो रियल सपोर्ट फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ टैक्स इन इंडिया। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर, you can practice to improve your answer writing. So what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our websites. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.